स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी प्रलय के बावजूद। चेक पर तारीख डालने से पहले वे हमेशा की तरह ठिठक गई। दयाराम, आज तारीख क्या होगी? दयाराम इस संभावित प्रश्न के लिए पहले से तैयार था। उसने फौरन जवाब दिया, 19। आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी? मतलब आज तो समधी जी की सालगिरह है। दयाराम के लिए यह खबर नई थी। कौन समधी जी? उसने अचकचाकर पूछा। पागल, मेरे कोई 10-20 समधी हैं। ले देकर एक ही तो बेटा है मेरा। उसके ससुर जी की बात कर रही हूँ। आप वर्मा जी कहती रही हमेशा, तो हम तो वही नाम जानते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा और सिर झुकाकर चेक लिखने लगी। पहले 5,000 निकलवा रही थी, अब पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने 10,000 की रकम भर दी। चेक लिखते हुए वे लगातार अपने को कोस रही थी। दयाराम के जाते ही उन्होंने टेलीफोन का चोंगा उठाया, पर नंबर घुमाते घुमाते रुक गई। ये कोई वक्त है बधाई देने का? दिन के 11 बज रहे हैं। सुबह सुबह ही फोन कर लेना था। वे लोग क्या सोचेंगे? वे लोग तो सारी तारीखें याद रखते हैं, फोन करते हैं, मिलने आ जाते हैं, पर वे इतनी महत्वपूर्ण तारीख भूल गई, जबकि अभी उसी दिन तो इस विषय पर चर्चा हुई थी। 1 जनवरी को दोनों पति पत्नी आ गए थे। बधाई जैसा तो कोई माहौल अब इस घर में रहा नहीं, पर वे लोग हर खास मौके पर आ जाते हैं। नाते रिश्तेदार भी आते हैं, पर सिर्फ 30 त्योहार पर। उसके अलावा भी तो कैलेंडर में कई तारीखें ऐसी होती हैं जब अकेलापन बहुत सालता है। जैसे आलोक का जन्मदिन, उसके पापा का जन्मदिन, शादी की सालगिरह। वर्मा लोग सारी तारीखें याद रखते हैं। जानते हैं कि इस समय किसी का साथ उनके लिए बहुत जरूरी है। तत्परता से दोनों पति पत्नी आते हैं, कभी कुछ लेकर आते हैं, कभी यहीं बनवाते हैं। साथ बैठकर तीनों खाते हैं। पहाड़ सा दिन फुर्र से बीत जाता है। इस बार नए साल पर भी वे लोग आए थे, तो चर्चा चल पड़ी थी। उन्हें एकाएक याद आ गया था, वर्मा जी, आपकी सालगिरह भी तो इसी महीने में पड़ती है न? हाँ, 19 को है। गीता जी ने बताया, इस बार 60 के हो जाएंगे। अरे वाह, तब तो कुछ हंगामा होना चाहिए। बताइए, क्या प्लान बनाया है? कुछ भी नहीं, वर्मा जी ने उदास स्वर में कहा। जिन्हें हंगामा करना था वे तो कन्नी काट कर चले गए। अब कोई चार्म नहीं रहा। हाँ भाभी जी, भाई साहब को बहुत शौक था। गीता जी बोली, पिछले साल अस्पताल में थे, फिर भी उन्हें याद था। बोले, देखना, तुम्हारे सीनियर सिटीजन बनने पर वो जश्न करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बस देखते ही तो रह गए हम लोग, कुछ नहीं कर सके। वर्मा जी का गला भर आया था। उन लोगों की उदासी उनसे नहीं झेली गई। वातावरण को हल्का करने के उद्देश्य से बोली, वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। उन्हीं से ट्रेनिंग ली है, देखना कोई कसर नहीं रहेगी। नहीं भाभी जी, अभी मन नहीं है। गीता जी बोली, अभी तीनों में से एक भी बिटिया आने की स्थिति में नहीं है। प्रभा के यहाँ आजकल में बच्चा होने वाला है। विभा को आप जानती ही हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग पर लंदन गई हुई है। आलोक आभा भी अभी इतनी जल्दी क्या आ पाएंगे। देखिए, आलोक आभा की प्रतीक्षा करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वे लोग तो बरसी पर आने के लिए भी मना कर गए हैं। इसीलिए तो मैंने उसी समय सारे काम निपटा दिए थे। इसीलिए उन दोनों को तो आप अभी लिस्ट से निकाल ही दीजिए। हाँ प्रभा, विभा के लिए जरूर रुकना चाहिए। विभा को लौट आने दीजिए, तब तक प्रभा का बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप ठीक कहती हैं, बच्चों के बिना तो कोई भी उत्सव फीका ही लगता है। और जल्दी क्या है, साल भर में कभी भी मना सकते हैं। हम लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन वह दिन तो सेलिब्रेट करना ही है। बच्चे न सही, हम तो हैं। हम ही लोग मना लेंगे, कहीं घूमने निकल जाएंगे या बाहर खाना खाएंगे। एक बात आज ही तय हो जानी चाहिए कि उस दिन की पार्टी
मेरी ओर से होगी। इतनी सारी बातें हुई थी उस दिन और ऐन वक्त पर वह तारीख ही भूल गई थी। बैंक का काम न निकलता तो शायद उन्हें अब भी याद नहीं आता। अब फोन करते भी संकोच हो रहा है। क्या करें? शाम को एकदम खुद ही जाकर सरप्राइज दे दें। पर शाम तक प्रतीक्षा करने का हौसला उनमें नहीं था। ईश्वर का नाम लेकर उन्होंने नंबर घुमा ही दिया। देर तक घंटी बजती रही। फिर एक मरियल सी आवाज आई। हेलो। कौन? गीता जी बोल रही हैं। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है न? जी ठीक हूँ। फिर वही बेजान स्वर, थोड़ा बेजार भी। उनका मन बुझ सा गया। कहाँ तो उनकी आवाज सुनते ही दोनों आह्लाद से, उष्मा से भर उठते थे, और कहाँ ये ठंडापन। जरूर नाराज होंगी। वर्मा जी कहाँ हैं? बुला दीजिए, बधाई तो दे दूं। जी बाजार गए हैं। वही सपाट स्वर। अच्छा, मिठाई लाने गए हैं। चलिए शाम को मिलते हैं। जी, मैंने सुबह जानबूझकर फोन नहीं किया। सोचा इस समय बच्चों के फोन आ रहे होंगे। अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। अपन तो लोकल हैं, बाद में भी कर सकते हैं। जी। फिर वही विरक्ति भरा जी, जैसे इस सफाई की उस तरफ कोई अहमियत ही नहीं थी। वे हैरान थी। गीता जी को ये आज क्या हो गया है? सुबह सुबह मियाँ बीवी में खटपट तो नहीं हो गई, या कि वे बच्चों के पास न रहने से उदास हैं? पर इतनी रूखी तो वे कभी नहीं थी। उन्हें तो हमेशा हंसते हुए ही देखा है। उमंग और उत्साह से भरपूर, चुस्त दुरुस्त और अलमस्त। वे घड़ी भर पास बैठ लेती हैं तो अपनी भी उदासी दूर हो जाती है। फिर आज क्या बात है? शाम के लिए अब मन में कोई उत्साह नहीं रहा। पर जाना तो पड़ेगा। हमेशा लेती ही रही हैं। देने का मौका तो कभी कभी ही आता है। 4-5 साल पहले आलोक के पापा की षष्ठी पूर्ति पर गीता जी ने कितना प्यारा सा पुलोवर बुनकर दिया था। उनके लिए भी हाथ से कढ़ी एक शॉल दी थी। तब सोचा था कि मौका आने पर वे भी कोई ऐसा ही तोहफा देंगी जो उनके व्यक्तित्व की गंध लिए हुए हो। पर अब न तो नजर काम देती है, न उंगलियां। जो कुछ आना है बाजार से ही आना है। दयाराम जब बैंक से लौट आया तो उन्होंने उसे दोबारा बाजार भेजा। वर्मा जी के लिए पीटर इंग्लैंड की एक बढ़िया सी शर्ट मंगवा ली। केक के लिए आमिर में ऑर्डर दे दिया। बुके के लिए सोचा कि जाते हुए ले लेंगे। गीता जी के लिए साड़ी तो उनके स्टॉक से निकल आई। वहां तो अंबार लगा हुआ था। सोचती हैं कि सब दे दुआ कर खत्म करें, पर किसे दें? लड़कियां तो आजकल पहनती ही नहीं। उनकी तो उनकी आभा की दर्जनों साड़ियां पड़ी धूल खा रही हैं, लेकर ही नहीं जाती। कुछ के उसने सूट बनवा लिए हैं। पहले तो उनका मन बहुत दुखी था, पर बाद में यही सोचकर तसल्ली कर ली थी कि चलो इतनी महंगी साड़ियां किसी काम तो आई, नहीं तो उसे वहां जीन्स ही पहनना है। कई बार मन होता है कि आभा की बहनों में सब साड़ियां बांट दें, पर सोचती हैं आभा अपने हाथों से दे तो अच्छा लगेगा। उनसे लेते हुए तो लड़कियां संकोच से गड़ जाएंगी। इस बार आभा आई थी तो माहौल ही दूसरा था। अगली बार पता नहीं कब आएगी। शाम को तैयार होते हुए ख्याल आया कि वर्मा जी के यहाँ गए शायद साल भर से ऊपर हो गया है। 3-4 महीने तो आलोक के पापा की बीमारी में ही निकल गए। उसके बाद के ये 10 महीने, इन दिनों वे कहीं निकली ही नहीं हैं। बहुत हुआ तो बैंक या अस्पताल। मंदिर तक जाने का मन नहीं होता। सोचती हैं अब क्या मांगना है भगवान से। उनकी सारी प्रार्थना, अर्चना, आराधना तो क्षण भर में व्यर्थ हो गई है। कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह होने लगता है। साल भर तक किसी की भी देहरी न लांघने का संकल्प था उनका, पर वर्मा लोगों के लिए अपना यह संकल्प उन्हें तोड़ना पड़ा है। संकट की घड़ियों में इन लोगों ने इतना साथ दिया है कि उसका प्रतिदान मुश्किल है। उनकी बेटियां यहाँ होती तो आज भी वे अपने संकल्प पर कायम रहती, पर इस शुभ दिन पर उनका अकेलापन बांटना बहुत जरूरी था।
गाड़ी से उतरते हुए उन्होंने दयाराम से कहा, कहीं जाने का प्रोग्राम हुआ तो अभी 10 मिनट में लौटकर तुम्हें बताती हूँ, नहीं तो यहीं घंटे भर बैठकर घर वापस चले चलेंगे। गेट खोलकर वे भीतर आई। पीछे पीछे सारा सामान उठाए दयाराम भी था। पूरे वातावरण में एक सन्नाटा व्याप्त था। दरवाजे पर कम से कम एक बंधनवार ही टंग जाता तो कुछ तो माहौल बनता। सच है, बच्चे साथ नहीं होते तो सब कुछ फीका लगने लगता है। जब से आलोक बाहर गया है, वे तो पग पग पर इस बात को अनुभव कर रही हैं। बल्कि अब तो आदत हो गई है, चाहे बेटे के माँ बाप हों या बेटी के, बुढ़ापा सबको अकेले ही काटना है। नए जमाने की यही सौगात है। कांपते हाथों से उन्होंने घंटी बजाई। दरवाजा खुला। म्लान मुख गीता जी दरवाजे में खड़ी थी। आइए, उन्होंने कहा, पर स्वर में कहीं स्वागत का भाव न था। इससे पहले जब भी इस घर में आई हैं, ये लोग स्वागत में बिछ बिछ गए हैं। अभ्यर्थना ऐसी जैसे भगवान घर पर पधारे हों। मन में कुछ चुभा, क्या बिन बुलाए आना ठीक नहीं हुआ? उसके बाद पहला काम उन्होंने यह किया कि दयाराम से कहा कि सामान मेज पर रख दे और गाड़ी में प्रतीक्षा करे। उसके सामने वे किसी तरह अनादृत होना नहीं चाहती थी। दोबारा जब गीता जी से मुखातिब हुई तो उनके मन में एक विचार कौंधा। क्या इस शुभ अवसर पर उनका आना गीता जी को अच्छा नहीं लगा? पर शुभ अवसर जैसा तो वहां कुछ भी नहीं था। गीता जी का चेहरा भी उनकी आवाज की तरह रुआंसा था। साड़ी मुसी मुसाई, बाल बेतरतीब, ऐसी तो वे कभी नहीं रहती। आलोक के पापा तो अक्सर उनका उदाहरण देते कि आभा की माँ को देखो, 3 3 बेटियां हैं, पर हरदम कैसी चाक चौबंद रहती है। न कभी एक लट इधर की उधर होती है, न साड़ी पर एक सलवट नजर आती है। कभी कभी वे तुनक जाती तो कहती, लड़कियों की माँ तो हमेशा ही चाक चौबंद रहती है, उसे बेटों की माँ की तरह रसोई में खटना थोड़ा ही पड़ता है। आधे से ज्यादा काम तो लड़कियां निपटा देती हैं। उन यादों को परे ढकेलकर वे एकदम वर्तमान में लौट आई। अरे, आप अब तक तैयार नहीं हुई? चलना नहीं क्या? कहाँ? कहीं भी, जहाँ आप लोग चाहें। पार्टी मेरी ओर से है, पर जगह तो आपको ही तय करनी है। और वे हमारे बर्थडे बॉय कहाँ हैं? उन्हें तो अब तक बधाई नहीं दे पाई हूँ। उसी समय बर्थडे बॉय अंदर से नमूदार हुए, प्रणाम भाभी जी। और सचमुच उन्होंने झुककर पैर छू लिए। ये नई बात थी। वे एकदम असहज हो गई, ठीक से आशीर्वाद भी न दे सकी। भाभी जी बैठिए न, वर्मा जी ने कहा। तब उन्हें भान हुआ कि गीता जी ने अब तक उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा था। वे सचमुच बहुत परेशान हैं, तभी तो ये सामान्य सा शिष्टाचार भी उन्हें याद नहीं रहा। उन्होंने बैठते ही पूछा, क्या बात है गीता जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुबह फोन पर भी आप बहुत डाउन लग रही थी। उत्तर में गीता जी तो सुबकने लगी। अरे, क्या हुआ? कुछ बताइए भी तो। समधिन की पीठ सहलाते हुए उन्होंने पूछा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर वर्मा जी ने संजीदगी से पूछा, क्या आपके पास कोई खबर नहीं आई? मेरे पास? उनका जी धक से रह गया। अब तक तो वे समझ रही थी कि प्रभा के नवजात पुत्र के साथ कोई समस्या है, या कि विभा लंदन में किसी परेशानी में है। पर वर्मा जी की बात से लग रहा था कि कोई ऐसी बात है जिसका संबंध दोनों घरों से है। इन दोनों घरों में कॉमन क्या है? आलोक और आभा। हे भगवान, वे ठीक तो है न? सितंबर के बाद से उनका मन वैसे ही डरा डरा सा रहने लगा है। क्या बात है वर्मा जी, बच्चे ठीक से तो है न? भाभी जी, क्या सचमुच आपको कुछ पता नहीं है? उन्हें कहाँ से पता होगा? गीता जी ने सुबकते हुए कहा। आभा ने लिखा तो है। क्या लिखा है आभा ने? घबराहट के मारे उनका कलेजा मुंह तक आ गया था। आप खुद ही देख लीजिए, वर्मा जी बोले। और फिर पत्नी से पूछा, वह चिट्ठी कहाँ है? आभा ने मना किया था न? आंसू पोंछते हुए गीता जी बोली। उसे मैं समझा दूंगी गीता जी, पर अब पूरी बात जाने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। भाभी जी ठीक तो कह रही हैं।
रो धोकर तुमने उनका बीपी तो बढ़ा ही दिया है। अब पूरी बात बता दो, वैसे भी छिपाने में क्या तुक है। गीता जी उठी और चिट्ठी लाकर चुपचाप उन्हें थमा दी। आभा के जाने पहचाने अक्षर थे, क्योंकि जब भी पत्र आया है आभा का ही आया है। आलोक तो कभी इस झंझट में पड़ता ही नहीं। बहुत हुआ तो हफ्ते में 2 बार फोन कर लिया, बस। पत्राचार सारा सास बहू के बीच ही होता रहा है, पर पिछले कुछ महीनों से वह भी बंद हो गया है। वे पत्र हाथ में लिए बैठी रही, खोलने की हिम्मत ही न पड़ी। किसी अनिष्ट की आशंका से उनका दिल धड़कने लगा। वर्मा जी बोले, भाभी जी, देखिए तो बिटिया ने जन्मदिन का कैसा तोहफा भेजा है। दिल कड़ा करके कांपते हाथों से उन्होंने पत्र खोला। लिखा था, आदरणीय पापा मम्मी को प्रणाम। आपके सभी पत्र नियमित रूप से मुझ तक पहुंचते रहे हैं। आलोक इतना फर्ज तो निभा ही रहे हैं, पर अब उन्हें और कष्ट देना अच्छा नहीं लगता। अब तो वह अधिकार भी नहीं रहा, इसीलिए आपको नया पता दे रही हूँ। नोट कर लें, पिछले 6-7 महीनों से मैं इसी पते पर हूँ, पर आपको बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब तो अदालत ने भी हमारे अलगाव पर मुहर लगा दी है, तो सोचा बता ही दूं। देर सवेर आपको पता तो लगना ही था। पिछले कुछ सालों से हमारे संबंधों में दरार पड़ गई थी और वह बढ़ती ही चली गई। ठीक ठीक कारण तो मैं भी बता नहीं पाऊंगी, पर इतना जानती हूँ कि प्रेमी और पति में बहुत फर्क होता है, और हिंदुस्तानी पति तो चांद पर भी चला जाए तो वह हिंदुस्तानी ही रहता है। यह तो मैं अपनी बात कह रही हूँ, हो सकता है आलोक को भी मुझसे ढेरों शिकायतें हों। खैर, अब उन बातों पर गौर करने का कोई मतलब भी नहीं है। मानसिक रूप से तो हम बहुत पहले ही एक दूसरे से दूर जा चुके थे, और उन दिनों पापा जी बहुत बीमार थे, इसलिए हम लोग चुपचाप बने रहे। आलोक उन्हें अंतिम क्षणों में किसी तरह का दुख नहीं देना चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद तो कोई बहाना नहीं रहा और हमने कोर्ट में अर्जी दे दी। पिछले हफ्ते ही फैसला हुआ है और अब मैं आजाद हूँ। आप लोग मन में जरा भी मलाल मत लाना, क्योंकि आपका कोई दोष नहीं है। यह सब मेरा ही किया धरा है, तो उसे मैं भुगत लूंगी। हाँ, मम्मी जी को अभी इस बारे में कुछ मत बताइएगा। वे इस आघात को सहन नहीं कर पाएंगी। आलोक जब ठीक समझेंगे बता देंगे। पत्र हाथ में लिए वे मूर्तिवत बैठी रही। समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी बहू का पत्र पढ़ रही हैं या किसी उपन्यास का अंश। क्या जीवन में ऐसा भी कुछ घट सकता है? कुछ देर तक एक असहज मौन पसरा रहा। फिर वर्मा जी क्षमा याचना के से स्वर में बोले, पत्र तो भाभी जी 2 दिन से आया पड़ा है, पर आपको बताने की हिम्मत ही न पड़ी। आभा ने भी मना किया था। गीता अपने होशो हवास दुरुस्त रखती तो शायद आज भी हम यह बात छिपा जाते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, कभी न कभी तो पता चलना ही था। सूनर द बेटर, उन्होंने डूबती सी आवाज में कहा। यह एक वाक्य भी उनके लिए भारी पड़ गया था। लग रहा था जैसे सारी शक्ति ही किसी ने निचोड़ ली हो। उन्हें लगा इस कुर्सी से वे अब कभी उठ नहीं पाएंगी, पर उठना तो था। इस हादसे के बाद तो वे यहाँ नितांत अप्रासंगिक हो गई थी। किसी तरह हिम्मत बटोरकर वे उठी। उठते हुए नजर सामने वाली मेज पर गई, जहाँ बुके, केक और उपहार रखे हुए थे। यह सामान आते ही पकड़ा दिया होता तो ठीक रहता, पर उस वक्त माहौल ही कुछ दूसरा था, और अब तो सभी कुछ व्यर्थ हो गया सा लग रहा है। उन्हें बेटे पर बहुत रोष आ रहा था। समय रहते बता देता तो ऐसी फजियत तो न होती। उससे तो आभा अच्छी है, कम से कम सच बोलने का साहस तो किया। पाँव मन मन भर के हो रहे थे। किसी तरह अपने को ठेल ठाल कर 4 कदम चली थी कि पीछे से आवाज आई, भाभी जी, प्लीज रुकिए। ये किसकी आवाज थी? गीता जी की या वर्मा जी की? उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वे वहीं जड़वत खड़ी हो गई।
पीछे मुड़कर देखने का उन्हें साहस नहीं हुआ। उन्हें लगा अभी वे लोग कहेंगे अपना यह कबाड़ तो साथ लेती जाइए। सांस रोककर वे उन वाक्यों की प्रतीक्षा करने लगी। दोनों पति पत्नी ठीक उनके अगल बगल आकर खड़े हो गए। ये आप एकदम से उठकर कहाँ चल दी भाभी जी? प्लीज इस तरह मत जाइए। पीछे लौटने का हौसला नहीं था, पर पांव आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। इस समय वे वर्मा जी के ऑफिस में खड़ी थी। मुंह वकीलों के लिए रखी हुई कुर्सियों में से एक को खींचकर वे उस पर धम से बैठ गई। पसीना पसीना हो रही थी। वर्मा जी ने पंखा तेज कर दिया। गीता जी दौड़कर पानी ले आई। थोड़ी कॉफी लेंगी? बनाऊं? पूछ क्या रही हो? जल्दी से बनाकर लाओ, स्ट्रॉन्ग बनाना, वर्मा जी ने आदेश दिया। उनके जाने के बाद वे भी एक कुर्सी खींचकर सामने बैठ गए। भाभी जी, आप इस तरह एकाएक उठकर चल दी तो हम तो सकते में आ गए। 8 साल के रिश्ते को आपने एक झटके में तोड़ दिया। बताइए, हमारे संबंधों की नींव क्या इतनी भुरभुरी है कि? नींव ही तो दरक गई है वर्मा जी, उन्होंने उसांस भरकर कहा। नहीं भाभी जी, वह नींव नहीं थी। वे लोग तो निमित्त मात्र हैं। उनके कारण हमारे परिवार एक हो सके। इसके अतिरिक्त उनका योगदान क्या है? वे तो वहां उतनी दूर बैठे थे। स्नेह का ये ताना बाना तो हम ही लोगों ने बुना है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, उन्होंने सिर झटकते हुए कहा। तब तक कॉफी आ गई थी। तीनों चुपचाप कॉफी गटकते रहे। फिर अपना कप खाली करके वर्मा जी ने बोलना शुरू किया। मैं नहीं जानता कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। मैं तो अपने मन की बात कहता हूँ। आभा की सगाई के दिन भाई साहब ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा था, वर्मा जी, आज से आप मेरे छोटे भाई हुए। और इस रिश्ते को उन्होंने ताउम्र निभाया। आभा की शादी में उनकी भलमनसाहत के दर्शन सबने किए। आलोक आपका इकलौता बेटा था। उसकी शादी को लेकर आपके मन में सैकड़ों अरमान होंगे। हमारी जाति अलग थी, सामाजिक स्तर भिन्न था, आर्थिक परिस्थिति में भी अंतर था, पर अपनी हताशा या निराशा को आप लोगों ने कभी जाहिर नहीं होने दिया। हमने किसी पर कोई उपकार नहीं किया वर्मा जी, सिर्फ बेटे की खुशी को अपनी खुशी मान लिया। ऐसा कितने लोग कर पाते हैं भाभी जी? प्रभा की शादी में आप थी तो वहां तो मेरे सहजातीय समधी मेरी पगड़ी उछालने को तैयार बैठे थे। बेटे को फेरे पर ही न आने दे। भाई साहब तो उस दिन मेरे लिए देवदूत बनकर आए। उतनी रात को पता नहीं किसका शोरूम खुलवा कर नई नकोर मोटरसाइकिल ले आए। सबके मुंह पर जैसे तमाचा पड़ गया। दूल्हा तो शर्म से पानी पानी हो गया था। 6 महीने तक उसने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया था। हमारे ही दरवाजे खड़ी रही थी। उन लोगों ने उस समय वाकई बहुत बचपना किया था। और विभा के डॉक्टर बनने का श्रेय तो पूरी तरह भाई साहब को जाता है। उन्होंने उसकी हौसला अफजाई की, हर तरह से मदद की, तभी वह पीएमटी में मेरिट ला सकी। नहीं तो मैं तो बीए करवाकर उसकी शादी कर देता। जहीन लड़की थी, उसे तो कुछ न कुछ बनना ही था। ईश्वर की कृपा से देखिए, लड़का भी उसे कितना अच्छा मिला है। मेरे तो तीनों दामाद हीरा थे भाभी जी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। गीता जी का गला फिर भर आया। कई बार हमारी अपनी ही नजर लग जाती है गीता जी। हम अपने ही भाग्य पर फूल कर कुप्पा होते रहते हैं और विधाता मुस्कुराता रहता है। अब आप लोग नजर की बातें कर रही हैं तो मुझे भी याद आ रहा है, ये जो मेरी आंखें हैं भाई साहब का ही आशीर्वाद है। उन्हीं की बदौलत आज मैं देख पा रहा हूँ। नहीं तो वह रेटिन रप्चर या जाने क्या था, उसकी वजह से तो मैं अंधा हो गया होता। उनका यह उपकार तो मैं कभी नहीं भूल सकता। क्या बात कर रहे हैं वर्मा जी? अपनों के बीच कभी इस तरह उपकार की भाषा बोली जाती है? आज प्रसंग उठा है तो मुझे कह लेने दीजिए भाभी जी। भाई साहब रातों रात मुझे प्लेन से बम्बई ले गए। उतने बड़े अस्पताल में इतने मशहूर सर्जन से ऑपरेशन करवाया। क्या यह सब करने की मेरी हैसियत थी? यही नहीं, अपने काम का नुकसान करके खुद भी मेरे साथ 15 दिन वहां रुके रहे। मैं तो जिंदगी भर के लिए उनका कर्जदार हो गया हूँ।
हम सब एक दूसरे के कर्जदार हैं वर्मा जी। इनकी बीमारी में आपने जो सेवा की, सगा भाई भी नहीं कर सकता था। संकट की उन घड़ियों में मुझे आप दोनों का ही सहारा था। बेटा तो बहुत बाद में आया और बहू तो एकदम 13वीं पर आई। उस समय गीता जी साये की तरह मेरे साथ थी। माँ की तरह उन्होंने मेरी भूख प्यास का ख्याल रखा। आप लोगों के बल पर ही मैं उस शोक से उबर सकी हूँ, नहीं तो टूट ही जाती। आपका यह एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा। वाह भाभी जी, अब आप भी एहसान की, उपकार की भाषा बोलने लगी। गीता जी ने टोका, हमने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज भर निभाया है। वाह गीता जी, 2 दिनों में पहली बार आपने कायदे की बात कही है। वर्मा जी बोले, भाभी जी, ये तो पत्र पढ़ते ही ऐसी खटपाटी लेकर पड़ गई कि क्या बताऊं। कितना समझाया कि भगवान 7 समुद्र पार बैठकर उन लोगों ने कोई बेवकूफी की है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगतें। हम अपना बुढ़ापा क्यों खराब करें। मैं उन्हें दोष नहीं देती वर्मा जी। पत्र पढ़कर तो मेरे भी हाथ पांव फूल गए थे। पैरों तले की जमीन ही खिसक गई थी। इनकी मृत्यु का सदमा मैं झेल गई थी क्योंकि वह अपेक्षित था। पर यह आघात तो एकदम अप्रत्याशित है। लगता है जैसे मेरा पूरा संसार ही भर भराकर गिर पड़ा है। वो तो आपके घर में हूँ, इसीलिए होशो हवास में बैठी हूँ। घर पर होती तो पता नहीं क्या हाल होता। हमें मालूम था, तभी तो हमने आपको रोक लिया, गीता जी ने कहा। और भाभी जी, इस दुख से भी आपको उबरना होगा। मुश्किल तो है, पर मुझे विश्वास है आप यह कर लेंगी। यह मत सोचिए कि आप अकेली हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं। आधी रात को भी आवाज देंगी तो दौड़े चले आएंगे। अब किस अधिकार से आवाज दूंगी वर्मा जी। फिर वही बात, हम लोग क्या सिर्फ रिश्ते की डोर से बंधे हुए हैं। कहने को मेरे और भी 2 समधी हैं, उनसे तो हमारे इतने आत्मीय संबंध नहीं है। यह तो मन के मिलने की बात है। समधी न सही, हम दोस्त तो बने रह सकते हैं न। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वर्मा जी ही बोले, आभा की गोद न भरने का बड़ा दुख था गीता को, पर मैं सोचता हूँ ईश्वर ने हम पर यह कृपा ही की है। क्या बात करते हैं। सच कह रहा हूँ गीता, बच्चे होते तो हमारे दुख में आज एक चिंता भी घुल जाती। अब कम से कम उतनी तसल्ली तो है। बच्चे होते तो शायद यह नौबत नहीं आती। उन्होंने उदास भाव से कहा, अरे नहीं भाभी जी, वे लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ बच्चों को इतनी अहमियत कौन देता है। लोग 2-2 3-3 शादियां करते हैं और उन शादियों की संतानें कभी माँ के साथ, कभी पिता के साथ घिसटती रहती हैं, नहीं तो किसी हॉस्टल में अपना बचपन गुजार देती हैं। बच्चों के लिए सब कुछ सहना, समझौते करना तो हमारी संस्कृति है। और अब तो हमारे यहाँ भी वो बात नहीं रही। इस मामले में भी हम पश्चिम की नकल करने लगे हैं। वैसे बच्चे होते तो अच्छा होता, मैं उन्हें पाल लेती। कम से कम मेरे लिए जीने का एक बहाना तो होता, उन्होंने उसांस भरकर कहा। बशर्ते बच्चे आपके पास रहते, और रहते भी तो आप कितने दिन रख पाती। आपकी कोई उम्र है बच्चे पालने की। आपको तो खुद देखभाल की जरूरत है। पिछली बार आलोक आभा आए थे तो मैंने बहुत डांट पिलाई थी। कहा था बहुत कमाई कर ली, अब चुपचाप लौट आओ। मम्मी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। तब मुझे क्या पता था कि उन लोगों के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही है। आप ही ने तो अभी कहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, उन्होंने सूखी हंसी के साथ कहा। बिल्कुल कहा था, और फिर कहता हूँ कि हमें अपने से अलग मत समझिए। मैं तो उन लोगों को उनका फर्ज याद दिला रहा था। खैर, अब उन बातों को जाने दीजिए। वे पत्नी की ओर मुखातिब हुए। आदरणीय गीता जी, ये मनहूसियत झाड़िए और कृपा करके फटाफट तैयार हो जाइए। आज आपके पति की सालगिरह है और आपकी शक्ल पर 12 बज रहे हैं। जाइए, अच्छे से तैयार होकर आइए। भाभी जी इतना खूबसूरत केक बनवा कर लाई हैं। पहले उसे काटते हैं और फिर कहीं बाहर चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती की बात आप सोच भी कैसे सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकता गीता जी।
आज मैं बहुत खुश हूँ। आज की शाम मैं आलोक आभा के बच्चों के नाम करना चाहता हूँ। आप पागल तो नहीं हो गए? नहीं, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। आज की शाम मैं वाकई उन खुशकिस्मत बच्चों के नाम करना चाहता हूँ जो जन्म लेने की जहमत से बच गए। हम चाहें तो एक दूसरे को इसके लिए बधाई भी दे सकते हैं। वे हंस दी। खुश होने के लिए ये बहाना भी कोई बुरा न था।